हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम टू एसके पटेल आईएएस एकेडमी। प्रयोगशाला परिचारक की इस निःशुल्क ऑनलाइन बैच में केमिस्ट्री की क्लास में मैं बीके पटेल आप लोगों का फिर से वेलकम करता हूं। तो जैसा कि मैंने पिछले सेशन में आपको बताया था कि अब तीन अलग अलग समयों पे साइंस के तीनों पार्ट की अर्थात जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान की क्लासेस जो है वो आपका होने वाली हैं। ठीक है, तो ये टाइम टेबल आपके सामने एक बार और मैं जो है रख दे रहा हूँ कि इन समयों पे क्लासेस जो है वो आपका चल रही हैं। तो इसी श्रृंखला में रसायन विज्ञान की शुरुआत हम इस क्लास से जो है कर रहे हैं। ये रसायन विज्ञान की हमारी जो है वो आपका पहली क्लास रहेगी। ठीक है, तो जो छात्र अभी तक नहीं जुड़े हैं हमारे निःशुल्क ऑनलाइन बैच से, आप स्क्रीन के नीचे जो व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है वहां पे व्हाट्सअप करके और प्रयोगशाला लिख करके अपना नाम लिख करके निःशुल्क ऑनलाइन बैच का लिंक प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि उस ऑनलाइन बैच में क्लासेस के लिंक के साथ साथ पीडीएफ नोट्स भी जो है वो आपको प्रॉपर प्रोवाइड किए जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए क्लास की जो है वो आपका शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि केमिस्ट्री की पहली क्लास में कौन कौन सी बेसिक चीजें आपको याद रखनी है और क्या ऐसे फैक्ट हैं जो सीधे तौर पे आपके एग्जाम में प्रश्न के रूप में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें सबसे पहले तो आपको कुछ बेसिक बातों से जो है शुरुआत करना है। पहले मैं आपको थोड़ा सा समझाते हुए चलूंगा, फिर मेरे हैंड रिटन नोट्स से जिसको मैंने खुद लिखा हुआ है उससे रिवीजन कराते हुए चलूंगा और वही नोट्स आपको हमारे निःशुल्क ऑनलाइन बैच में जिससे आप जुड़े हुए हैं वहां पे एज अ पीडीएफ के रूप में निःशुल्क प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, तो जहां पे बात आती है बेटा केमिस्ट्री वर्ड का, कोई भी साइंस जब हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि ये वर्ड इमर्ज कहां से हुआ, अर्थात इस शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। ठीक है, तो अगर हम देखें तो जो आपका केमिस्ट्री शब्द है इसकी उत्पत्ति केमिया वर्ड से हुई है। केमिस्ट्री हिंदी में जिसको कहा जाता है, हिंदी रूपांतरण तो उसका रसायन है, लेकिन मेन क्या नाम है आपका केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री शब्द की जो आपकी उत्पत्ति हुई है केमिया वर्ड से हुई है, और ये केमिया जो है आपका मिस्र भाषा का वर्ड है। तो केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति मिस्र भाषा के वर्ड केमिया से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है ब्लैक कलर, काला रंग। ठीक है, तो ये बेसिक चीज आप याद रखेंगे कि कीमिया जो कि मिस्र भाषा का वर्ड है इसी से केमिस्ट्री शब्द बना है, और इस केमिया का मतलब क्या होता है, काला रंग। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जब भी हम कोई भी साइंस की शुरुआत करते हैं तो उस साइंस के जनक कौन है ये हम सबसे पहले पढ़ते हैं। तो आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि फादर ऑफ केमिस्ट्री किसको कहा जाता है, रसायन विज्ञान के जनक कौन कहे जाते हैं। तो यहाँ पे आपको नाम याद रखना है लेवोसियर का। ये एग्जाम में कई बार प्रश्न जो है आपका पूछा जा चुका है। अभी कुछ देर में मैं आपको लेवोसियर साइंटिस्ट का इमेज भी जो है आपके सामने रखूंगा। जैसे कि फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी अरस्तु को कहा जाता है, उसी प्रकार से फादर ऑफ केमिस्ट्री किसको कहा जाता है, लेवोसियर को कहा जाता है। रसायन विज्ञान के जनक कहलाते हैं लेवोसियर। ठीक है, अब रसायन विज्ञान कौन सा विज्ञान है, जाहिर सी बात है विज्ञान की एक शाखा है। तो अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें, अगर हम रसायन विज्ञान को परिभाषित करना चाहें तो कैसे परिभाषित कर सकते हैं। तो रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें मुख्य रूप से प्रकृति में विभिन्न प्रकार के जो द्रव्य हैं, द्रव्य मतलब मैटर, हमारी आज की क्लास इसी के ऊपर जो है वो आपका बेस्ड रहने वाली है। ठीक है, हमारी क्लास का जो मेन आज का आपका टॉपिक है वो क्या है, द्रव्य की अवस्थाएं, जिसके अंतर्गत हम आज तत्व, यौगिक और मिश्रण को जो है वो आपका डिटेल से समझने वाले हैं। ठीक है, तो मैंने कहा परिभाषा अगर देखा जाए तो रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें किसी भी द्रव्य के गुण, उस द्रव्य के स्ट्रक्चर अर्थात संरचना, उस द्रव्य का केमिकल कंपोजिशन, हिंदी में कहें तो उसका संगठन, ठीक है, इन सभी में होने वाले जो आपके चेंजेस हैं, इन सभी में होने वाले जो आपके परिवर्तन हैं,
इन्हीं का जब आपका अध्ययन किया जाता है तो वही विज्ञान क्या कहलाता है? केमिस्ट्री कहलाता है। अर्थात रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें किसी भी द्रव्य के प्रॉपर्टीज अर्थात उसके गुण, किसी भी द्रव्य का केमिकल कंपोजिशन अर्थात उसके संगठन, किसी भी द्रव्य का स्ट्रक्चर अर्थात उसकी संरचना में होने वाले चेंजेस, होने वाले परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। तो वो विज्ञान क्या कहलाता है? आपका रसायन विज्ञान कहलाता है। ठीक है। अब देखो क्या है, कोई भी जो आपका द्रव्य होता है, यहां पे बात आया किसका? द्रव्य का। तो अब आप ये समझो कि भाई ये द्रव्य होता क्या है, ये द्रव्य क्या चीज है? इंग्लिश में द्रव्य को क्या कहा जाता है? मैटर कहा जाता है। तो ये मैटर एक्चुअल में है क्या? ठीक है, किनको मैटर कहा जाता है? उदाहरण के लिए मेरे हाथ में एक पेपर वेट है, या मेरे हाथ में एक मोबाइल है, ठीक है, या कुछ भी है, या मेरा शरीर जो आप देख पा रहे हो, ये सारी चीजें द्रव्य हैं। प्रकृति की हर वो वस्तु जो प्रकृति में कोई ना कोई स्थान घेरती है, जिसको हम अपनी ज्ञानेंद्रियों से महसूस कर सकते हैं, छू सकते हैं, सूंघ सकते हैं, पकड़ सकते हैं, चख सकते हैं, वो सारी जो आपकी वस्तुएं हैं वो क्या कहलाती हैं? द्रव्य कहलाती हैं। तो द्रव्य या मैटर का मतलब क्या होता है? संसार की वो प्रत्येक वस्तु जो एक क्या घेरती है? स्थान घेरती है, जिसको हम अपनी ज्ञानेंद्रियों से महसूस कर सकते हैं। हमारी अलग अलग ज्ञानेंद्रिय है ना, हाथ के माध्यम से हम उसको महसूस कर सकते हैं अर्थात उसको छू सकते हैं, जीभ के माध्यम से हम उसको चख सकते हैं, नाक के माध्यम से हम उसको सूंघ सकते हैं। तो हर वो वस्तु जिसका एक निश्चित आपका जगह वो घेरता है, आकार है, आयतन है, जिसको हम अपनी अलग अलग ज्ञानेंद्रियों से महसूस कर सकते हैं, छू सकते हैं, सूंघ सकते हैं, चख सकते हैं, वो सारी जो वस्तु है उसी को द्रव्य क्या कहा जाता है? मैटर कहा जाता है। ठीक है, कोई भी हो सकता है, मैंने बताया आपको सजीव चीजें भी, निर्जीव चीजें भी, मेरा शरीर भी, और ये जितने भी आपके मटेरियलिस्टिक थिंग होते हैं वो सारी चीजें। ठीक है। अब कोई भी द्रव्य हो बेटा, उस दो द्रव्य में दो गुण अवश्य पाए जाते हैं, इसको याद रखना विशेष रूप से। कोई भी द्रव्य हो, उस द्रव्य में दो प्रमुख गुण जो है वो आपके पाए जाएंगे। हर द्रव्य का एक द्रव्यमान होता है, हर द्रव्य का एक द्रव्यमान होता है और एक भार होता है। आमतौर पे हिंदी में देखोगे ना तो द्रव्यमान और भार एक ही टाइप साउंड करता है। मतलब छात्र को यह लगता है कि द्रव्यमान और भार मतलब किसी भी चीज का वजन, ऐसा नहीं है बेटा। द्रव्यमान को इंग्लिश में कहा जाता है मास, और भार को इंग्लिश में कहा जाता है वेट। आप जो वजन वर्ड यूज करते हो ना, उसके लिए ये भार या वेट सही है। इसका इसका कितना वजन है, इसका कितना भार है, इसका कितना वेट है, वो चीजें सही है। लेकिन जो द्रव्यमान है वो बिल्कुल अलग चीज है, मास बिल्कुल अलग चीज है। मास या द्रव्यमान कहने का मतलब वो किन द्रव्यों से मिल करके बना हुआ है वो कहलाता है उसका द्रव्यमान या फिर आपका मास। किसी भी वस्तु में उपस्थित जो द्रव्य की मात्रा होती है वो कहलाता है द्रव्यमान। ठीक है। किसी भी वस्तु का जो आपका द्रव्यमान होता है ना बेटा, ये हमेशा स्थिर होता है, हमेशा स्थिर होता है, कभी नहीं बदलेगा। आप चाहे जल में रहो, थल में रहो, चंद्रमा में रहो, मंगल में रहो, पृथ्वी में रहो, किसी वस्तु का द्रव्यमान जो है वो जिन द्रव्यों से मिलकर के बना हुआ है वो नहीं बदलेगा। इसीलिए किसी भी वस्तु का द्रव्यमान हमेशा स्थिर रहता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है किसी भी वस्तु का द्रव्यमान कैसा रहता है? आपका स्थिर रहता है। ठीक है। किलोग्राम से मापते हैं, द्रव्यमान का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? केजी, किलोग्राम। लेकिन भार बिल्कुल अलग चीज है। भार कैसे अलग चीज है कि भार जो होता है वो अस्थिर होता है, या दूसरे शब्दों में कहें तो परिवर्तनशील होता है, भार बदलते रहता है। लेकिन आप कहोगे सर मेरा भार 70 किलो है, तो कैसे मेरा भार 70 किलो से बदल जाएगा क्या? जी हाँ, बिल्कुल बदल जाएगा। आप पानी के भीतर जाओ, आप भारहीनता महसूस करोगे ना, वहां पे आपका भार कम हो जाएगा।
स्थल में आपका अलग भार है, जल में आपका अलग भार है। एक मैं 10 किलो के पत्थर को आपको स्थल में उठाने के लिए बोलूंगा, आप नहीं उठा पाओगे। लेकिन जो गांव के रहने वाले हैं, जो तालाब वगैरह में नहाते होंगे, उन्होंने यह अनुभव किया होगा कि पानी के नीचे किसी भी वजन चीज को आप उठा लेते हो, उसी 10 किलो के पत्थर को आप स्थल में नहीं उठा पाओगे, पानी में उठा लोगे, क्योंकि उसकी भार में क्या आ गई, कमी आ गई। ठीक है, तो एक्चुअल में जो भार होता है उसमें कमी क्यों आई बेटा, उसका रीजन ये है कि किसी भी वस्तु का भार जो होता है वो एक्चुअल में उस वस्तु पर लगने वाले गुरुत्व बल का मान होता है। मतलब जहां ग्रेविटी ज्यादा रहेगी गुरुत्व बल ज्यादा लगेगा, भार ज्यादा होगा। जहां ग्रेविटी कम होगी गुरुत्व बल कम लगेगा, भार कम हो जाएगा। स्थल में जल की तुलना में ग्रेविटी ज्यादा रहती है, तो यहाँ पे भार आपको ज्यादा लगेगा। जल में जाओगे ग्रेविटी कम हो जाती है, वहां पे भार कम हो जाएगा। चंद्रमा में ग्रेविटी पृथ्वी की तुलना में 1/6 गुना कम है, तो वहां पे किसी भी वस्तु का भार 1/6 गुना कम हो जाएगा। मंगल में और कम हो जाएगा। तो एक्चुअल में भार जो है वो डिपेंड कर रहा है ग्रेविटी के ऊपर। ग्रेविटी बदलेगी तो भार भी बदल जाएगा। इसीलिए मैंने कहा कि भार अस्थिर होता है या परिवर्तनशील होता है। किसी भी वस्तु का भार ग्रेविटी में परिवर्तन के आधार पे अलग अलग स्थानों में अलग अलग हो सकता है। आई बात समझ में? ठीक है, तो द्रव्यमान और भार में मेन डिफरेंस ये है कि किसी वस्तु का द्रव्यमान या मास हमेशा स्थिर रहता है, जबकि जो भार या वेट होता है वो किसी वस्तु पर लगने वाले एक्चुअल में गुरुत्व बल का मान होता है। और गुरुत्व में परिवर्तन के आधार पे अलग अलग स्थानों में किसी भी वस्तु का भार, किसी व्यक्ति का भार अलग अलग हो सकता है। समझ में आया? तो मैंने कहा द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम है, तो भार का मात्रक क्या होता है? भार का मात्रक न्यूटन होता है। भार हो गया, बल हो गया, इसका मात्रक क्या होता है? आपका न्यूटन होता है। ठीक है, अभी जो मात्रक वात्रक है, भौतिक राशियां हैं, इनको तो हम फिजिक्स में पढ़ेंगे। फिलहाल तो हम केमिस्ट्री की ओर वापस लौटते हैं। तो अभी तक मैंने आपको जितनी भी बातें बताई केमिस्ट्री के बारे में, द्रव्य के बारे में, द्रव्यमान के बारे में, भार के बारे में, उसको एक बार आपके सामने मैं रिवीजन करता हूं। उसके बाद हम थोड़ा सा इसमें आपका और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने जो आपको बताया केमिस्ट्री या रसायन विज्ञान के अंतर्गत, वो सबसे पहले मैंने आपको ये बताया कि जो आपका केमिस्ट्री है या रसायन विज्ञान है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। तो केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? मिस्र भाषा के केमिया वर्ड से हुई है। और ये केमिया का अर्थ क्या होता है? काला रंग। ये जो मैं आपको बता रहा हूं ना रिवीजन के रूप में, यही आपको नोट्स के रूप में जाएगा। तो इसके लिए क्या करना है आपको? स्क्रीन के नीचे जो व्हाट्सअप नंबर है उस पर आपको व्हाट्सअप करना है और हमारे निःशुल्क ऑनलाइन बैच से जो है आपका जुड़ जाना है। अपना नाम लिखिए, प्रयोगशाला लिखिए और व्हाट्सअप करिए। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया इसका परिभाषा। परिभाषा के रूप में देखिए मैंने आपको क्या बताया, एक सिंपल परिभाषा आपको बताया था कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें किसी भी द्रव्य, द्रव्य मतलब क्या होता है? मैटर। मैटर के बारे में मैंने अभी आपको समझाया। किसी भी मैटर के गुण, उस अर्थात उसके प्रॉपर्टीज, संगठन अर्थात उसके कॉम्पोजिशन, संरचना अर्थात स्ट्रक्चर में होने वाले चेंजेस या परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। विज्ञान की वही शाखा क्या कहलाती है? रसायन विज्ञान कहलाती है। क्लियर? आगे बढ़े। उसके बाद देखिए रसायन विज्ञान का जनक कौन है? तो रसायन विज्ञान का जनक मैंने बताया था क्या है आपका? लेवोसियर। लेवोसियर को फादर ऑफ केमिस्ट्री या रसायन विज्ञान का जनक जो है आपका कहा जाता है। अब ये कुछ इस प्रकार से जो है वो दिखाई देते हैं, आप ज्यादा जूम करके अपने नोट्स में देखते रहिएगा इनको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताया कि द्रव्य वर्ड आया कि किसी भी द्रव्य के गुण, संरचना, संगठन में होने वाला परिवर्तन रसायन विज्ञान है। तो द्रव्य है क्या? मैटर है क्या? इसके बारे में भी मैंने आपको समझाया कि संसार की वो प्रत्येक वस्तु जो स्थान घेरती है तथा जिसको हम अपनी ज्ञानेंद्रियों से महसूस कर सकते हैं, जिसको हम छू सकते हैं, सूंघ सकते हैं, चख सकते हैं, वो सभी वस्तुएं द्रव्य या क्या कहलाती हैं? मैटर कहलाती हैं। और कोई भी द्रव्य हो उसमें प्रमुख रूप से दो गुण पाए जाते हैं। एक तो द्रव्य का क्या होता है? द्रव्यमान होता है, मास होता है। और दूसरा
द्रव्य का क्या होता है, भार होता है। इन दोनों के बारे में मैंने आपको ये बताया, किसी भी वस्तु का जो द्रव्यमान होता है ना, वो हमेशा स्थिर होता है, जबकि भार जो होता है वो अस्थिर होता है, या मैंने कहा ये परिवर्तनशील होता है। ये डिपेंड करता है ग्रेविटी के ऊपर, गुरुत्व बल के ऊपर। जहां ग्रेविटी ज्यादा है वहां भार ज्यादा होगा, जहां ग्रेविटी कम है वहां पे भार कम होगा। ठीक है, तो इसको देख लीजिए। किसी भी वस्तु का अगर द्रव्यमान, मास के बारे में हम बात करें, तो उस वस्तु में उपस्थित द्रव्य की मात्रा ही उसका क्या कहलाएगा, द्रव्यमान कहलाएगा। किसी पदार्थ का द्रव्यमान हमेशा क्या रहता है, आपका स्थिर होता है। और इसका मात्रक क्या बताया मैंने आपको, किलोग्राम बताया था, ये भी मैंने आपको बताया। अगर हम भार के बारे में बात करें, वेट के बारे में बात करें, तो किसी वस्तु के ऊपर लगने वाला गुरुत्व बल एक्चुअल में क्या है, भार है। ठीक है, भार का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। और किसी वस्तु का भार जो होता है, गुरुत्व में परिवर्तन के आधार पर अलग अलग स्थानों पर अलग अलग हो सकता है। ये भी मैंने आपको बताया कि पानी में और आपका स्थल में, अलग अलग ग्रहों में जहां पे ग्रेविटी में डिफरेंस है, तो अलग अलग स्थान पे गुरुत्व बल अलग अलग है, तो उन स्थानों पर आपका जो उस वस्तु का भार है वो आपका अलग अलग रहेगा। इसको मैं एक एग्जाम्पल से समझाता हूं, पृथ्वी और चंद्रमा के एग्जाम्पल से। आप सभी को इतना तो जरूर पता होगा कि हमारा जो आपका पृथ्वी ग्रह है, इसका एक उपग्रह है चंद्रमा। तो चंद्रमा में पृथ्वी की तुलना में जो ग्रेविटी है वो 1/6 गुना कम है। दूसरे शब्दों में ये कहा जाए कि चंद्रमा की तुलना में पृथ्वी में ग्रेविटी 6 गुना अधिक है। एक ही बात है, आप बोल दो कि 1/6 गुना है चंद्रमा में पृथ्वी का, या बोल दो 6 गुना कम है चंद्रमा में, या बोल दो 6 गुना अधिक है पृथ्वी में, एक ही बात है। मतलब कुल मिला के इतना समझ में आ गया कि चंद्रमा की ग्रेविटी पृथ्वी की तुलना में कम है। कितना गुना कम है, 6 गुना कम है। पृथ्वी की ग्रेविटी का 1/6 है, मतलब 6 गुना कम है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि कोई वस्तु का भार पृथ्वी में जितना होगा, चंद्रमा में हम उस वस्तु को ले जाएंगे तो उसके भार में 6 गुना कमी आएगी कि नहीं, आएगी ना। मान लो किसी वस्तु का भार पृथ्वी में 60 है, चंद्रमा में लेके जाएंगे तो 60 गुणित 1/6 कर दो, या 60/6 कर दो, 6×60। वही वस्तु चंद्रमा में तौलोगे तो 10, यहाँ 60 था वहां हो गया 10। तो एक्चुअल में क्या है कि गुरुत्व में परिवर्तन के चलते वस्तु के भार में क्या आ रही है, कमी आ रही है। एक इमेज के माध्यम से आप समझ लीजिए, चंद्रमा में गुरुत्व का मान पृथ्वी की तुलना में 1/6 गुना है, मतलब 6 गुना कम है। ठीक है, तो मान लीजिए ये पृथ्वी है जो आप देख पा रहे हो। मान लो एक वस्तु है, लाल रंग की एक वस्तु मैंने बना दी, उसका द्रव्यमान जो है वो 60 किलो है, कहाँ, पृथ्वी में। भार जो है वो आपका 60 न्यूटन है, बराबर है। ठीक है, लेकिन उसी वस्तु को जब हम चंद्रमा में लेकर के जाते हैं, तो चंद्रमा में उस वस्तु का द्रव्यमान 60 किलो ही रहता है, क्योंकि वस्तु को कहीं भी लेकर के जाओ उसका द्रव्यमान जो रहेगा, द्रव्यमान हमेशा क्या रहेगा, स्थिर रहेगा। इसको एग्जाम में पूछता है। लेकिन भार देखो, पृथ्वी में 60 न्यूटन था, चंद्रमा में 10 न्यूटन हो गया। रीजन 60 गुणित 1/6 कर दोगे तो कितना आ जाएगा आपका, 10 आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप समझ सकते हो कि द्रव्यमान स्थिर रहता है, जबकि भार जो होता है ना वो आपका बदलते रहता है। तो ये द्रव्यमान और भार का कंसेप्ट समझने के बाद अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और अब हम बात कर लेते हैं द्रव्य या पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में। ठीक है, ये भी जो है वो आपका बहुत महत्वपूर्ण है। इसी को केमिस्ट्री में शुरुआती तौर पे पढ़ा जाता है, और इसी से केमिस्ट्री जो है वो आपका आगे बढ़ता है। ठीक है, तो द्रव्य क्या होता है, प्रकृति का हर वो पदार्थ जो स्थान घेरता है वो द्रव्य है, ये हमने देख लिया। द्रव्य को ही क्या कहते हैं, पदार्थ ही कहते हैं। लेकिन जो द्रव्य है या पदार्थ है, ये अलग अलग रूप में पाया जाता है। आपने जो है वो आपका सुना होगा कि ठोस भी होता है, द्रव भी होता है, गैस भी होता है। ये वर्ड आपने सुना है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। लेकिन आपने एक वर्ड और सुना होगा, तत्व, यौगिक और मिश्रण, एलिमेंट,
कंपाउंड और मिक्सचर। तो भाई दो प्रकार का वर्गीकरण है क्या? हाँ बिल्कुल। द्रव्य या पदार्थ की अवस्थाओं को हम दो प्रकार से बांट सकते हैं, ध्यान से इसको समझिएगा। द्रव्य या पदार्थ की अवस्थाओं को कितने तरीके से बांट सकते हैं? दो तरीके से। एक रासायनिक आधार पर, दूसरा भौतिक आधार पर। ठीक है, क्या क्या आधार पर? रासायनिक आधार पर, और दूसरा किस आधार पे? आपका भौतिक आधार पे। तो क्या क्या होता है उसको भी आप समझ लो। रासायनिक आधार पे जो आपका द्रव्य या पदार्थ होता है उसको तीन भागों में बांटा जाता है। एक होता है तत्व, दूसरा होता है यौगिक, तीसरा होता है मिश्रण, एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर। भौतिक आधार पर भी द्रव्य या पदार्थ को तीन भागों में बांटा जाता है। एक होता है ठोस, दूसरा होता है द्रव, तीसरा होता है गैस। सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, समझ में आई बात? तो दोनों जो वर्गीकरण हैं या दोनों जो अवस्थाएं हैं वो सही है। रासायनिक आधार पे जो आपका पदार्थ की अवस्थाएं होती हैं वो होती है तत्व, यौगिक और आपका मिश्रण। जबकि फिजिकल आधार पे देखोगे, भौतिक आधार पे देखोगे तो होता है ठोस, द्रव और गैस। आज के इस लेक्चर में हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, तत्व, यौगिक और मिश्रण को। फिर जो नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा केमिस्ट्री का, उसमें ठोस, द्रव और गैस को पढ़ेंगे। ठीक है, समझ में आई बात? तो शुरुआत करें एक एक को पढ़ना। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रासायनिक आधार पे जो आपका पदार्थ की अवस्थाएं हैं, जिसमें तत्व, यौगिक और मिश्रण। और इसमें भी हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे किससे? आपका तत्व से। ठीक है, तो देखते हुए चलिएगा। मैं यहाँ पे आपको स्लाइड मूव कराते हुए चल रहा हूँ, क्योंकि लिखते हुए चलूंगा तो बहुत सारा टाइम जो है वो कंज्यूम होता है, और दिन में जो है वो तीन तीन क्लास लेने पड़ रहे हैं आपके लिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। ठीक है, तो सबसे पहले बात आती है रासायनिक आधार पर जो आपके वर्गीकरण होता है, द्रव्य की अवस्थाएं होती हैं, वो होता है तत्व, यौगिक और मिश्रण। सबसे पहले हम बात करते हैं तत्व के बारे में, एलिमेंट के बारे में। ठीक है, अब सबसे पहले ये समझ लीजिए कि तत्व एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, बचपन से हम एक परिभाषा जो है वो पढ़ते हुए आ रहे हैं कि तत्व एकदम शुद्ध पदार्थ होता है जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर के बना होता है। मतलब तत्व क्या होता है कि तत्व को और हम नहीं तोड़ सकते। मिश्रण को तोड़ सकते हैं, यौगिक को तोड़ सकते हैं, तत्व को किसी भी भौतिक विधि से या किसी भी रासायनिक विधि से और विभक्त नहीं किया जा सकता। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को और क्या तोड़ोगे? जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को और क्या तोड़ोगे? लेकिन मान लो H2O है, H2O में H तोड़ दोगे, O तोड़ दोगे। NaCl है, उसमें Na तोड़ दोगे, Cl तोड़ दोगे। आई बात समझ में? तो तत्व जो हम आवर्त सारणी में पीरियोडिक टेबल में तत्व देखते हैं, है ना, हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन, कार्बन, सोडियम, पोटेशियम, ये कहना सही है एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर के बने होते हैं, और इनको किसी भी भौतिक विधि या रासायनिक विधि से विभक्त नहीं किया जा सकता। फिलहाल तो अभी नहीं कर सकते, इन फ्यूचर कर देंगे तो अलग बात है। ठीक है, तो तत्व की यही सही परिभाषा हो जाती है कि तत्व एक शुद्ध पदार्थ होता है जो केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर के बना होता है, जिसे वर्तमान में किसी भी ज्ञात भौतिक या रासायनिक विधियों से विभक्त नहीं किया जा सकता है। ठीक है, दूसरी चीज जो आपको याद रखनी है कि प्रकृति में मूल तत्वों की संख्या है 92। ये एग्जाम में प्रश्न कई बार बना है कि प्रकृति में मूल तत्वों की संख्या कितनी है, तो वो है आपका 92। लेकिन वर्तमान में 118 से भी अधिक तत्व खोजे और निर्मित किए जा चुके हैं। पीरियोडिक टेबल में संख्याएं बढ़ती जा रही हैं। पीरियोडिक टेबल में आप देखोगे तो 118 आपको एलिमेंट तत्व दिखाई देते हैं, लेकिन वो बाद में खोजे गए हैं या बाद में निर्मित किए गए हैं। मूल तत्वों की संख्या कितनी है अगर पूछेगा तो आपको उत्तर लेना है क्या? 92। ठीक है, इतनी चीजें समझ में आई? ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं किसके बारे में? तत्व की कुछ और प्रॉपर्टीज के बारे में, तत्व के कुछ और गुण के बारे में। ठीक है, तत्व का अगला गुण क्या होता है कि केवल कुछ ही तत्व ऐसे होते हैं जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, या बोलना चाहिए जो प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं।
नहीं तो अधिकांश तत्व क्या होते हैं, किसी न किसी के साथ मिले मिले हुए आपको मिलेंगे। ठीक है, मतलब किसी के साथ यौगिक के रूप में मिलेंगे, किसी के साथ मिश्रण के रूप में मिलेंगे, किसी के साथ अयस्क के रूप में मिलेंगे। स्वतंत्र अवस्था में, फ्री स्टेज में या मुक्त अवस्था में नहीं मिलते हैं, केवल कुछ ही तत्व हैं। तो निम्न में से कौन से तत्व प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, इस प्रकार का प्रश्न बनता है। तो कुछ तत्वों के नाम मैं यहाँ पे रख रहा हूं जो आपको याद रखने, एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सोना, चांदी, तांबा, बिस्मथ। इनको मैं आगे और बताऊंगा, जब धातु वगैरह पढ़ाऊंगा तब सोना, चांदी, तांबा वगैरह के बारे में। लेकिन यहाँ पे ये चीजें याद रखेंगे कि जो ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, सोना है, ठीक है, जो आपका चांदी है, तांबा है, बिस्मथ है, ये सभी जो है आपका प्रकृति में फ्री अवस्था में, मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। बिस्मथ हो गया, तांबा कॉपर हो गया, चांदी अर्थात आपका सिल्वर हो गया, इसको एजी से रिप्रेजेंट करते हैं। सोना ऑरम हो गया, इसको एयू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये सोना, चांदी, तांबा, बिस्मथ, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सभी प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। गैस में तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को अलग से याद रखो। और धातु के लिए एक मैं कोड बता दे रहा हूं, सोचा तांबा का 20 प्लेट दान करूं। सोचा तांबा का कितना प्लेट दान करूं, 20 प्लेट दान करूं। अब इसको डिकोड करते हैं। इसमें 100 से सोना, 50 से चांदी और तांबा, 20 से बिस्मथ, प्लेट से प्लेटिनम। 100 से क्या, सोना, 50 से चांदी, तांबा हो गया, 20 से याद रखना बिस्मथ, प्लेट से याद रखना प्लेटिनम। ये कुछ प्रमुख ऐसी धातुएं हैं जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। गैस में तो सबसे ज्यादा जो पूछता है वो मैं आपके सामने रख दिया हूं, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ये तो इजी है, दो ही नाम है, आसानी से याद कर लोगे। धातु का सोचा तांबा का 20 प्लेट दान करूं, ऐसा कोड याद रख लो। तो 100 से सोना, 50 से चांदी, ता से मतलब तांबा से तांबा, 20 से बिस्मथ, प्लेट से प्लेटिनम। गॉट इट? ठीक है, तो ये तत्व के गुण हो गए। केवल कुछ ही तत्व प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक है, दूसरा, सामान्य ताप पर जो आपके तत्व हैं वो भौतिक रूप से तीनों अवस्था में पाए जाते हैं। मतलब तत्व ठोस अवस्था में भी पाए जाते हैं, तत्व द्रव अवस्था में भी पाए जाते हैं, और तत्व गैस अवस्था में भी पाए जाते हैं। जैसे सिल्वर है एजी, वो ठोस अवस्था में मिल रहा है। ब्रोमीन है तत्व, द्रव अवस्था में मिलता है। ऑक्सीजन एक तत्व है, गैस अवस्था में मिलता है। मतलब तत्व जो होते हैं ठोस, द्रव और गैस, तीनों अवस्था में जो है वो आपके पाए जाते हैं। ठीक है, अब तत्वों का एक और वर्गीकरण है जो सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछता है। ठीक है, तत्व दो प्रकार से पाए जाते हैं। ठीक है, एक होता है आपका धातु और दूसरा होता है आपका अधातु, मेटल और नॉन मेटल। हालांकि जब हम आगे मेटल वाला चैप्टर पढ़ेंगे, धातु धातु अलग टॉपिक के रूप में पढ़ने वाले हैं, वहां पे हम डिटेल से बहुत सारी धातुओं को, बहुत सारी धातुओं को देखने वाले हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। लेकिन कुछ तत्व मैंने कहा धातु है, कुछ अधातु हैं। जैसे मान लो ऑक्सीजन एक तत्व है लेकिन वो क्या है, अधातु है। लेकिन जो आपका सिल्वर है एक तत्व है, वो क्या है, आपका एक धातु है। ठीक है, तो तत्वों का ये वर्गीकरण भी आप समझ लो कि कुछ तत्व धातु हैं, कुछ तत्व अधातु हैं, कुछ अपवाद भी हैं। और मैं बार बार कहता हूं, जहां अपवाद आता है वहीं से प्रश्न जो है वो आपके पूछे जाते हैं। तो एक एक करके हम लक्षण देखते हैं। धातुओं के लक्षण पहले हम देख लें। तो धातुओं का जो आपका पहला लक्षण है बेटा, कि धातु प्रायः कैसे होते हैं, ठोस होते हैं। बट अपवाद है पारा, जो कि किस स्टेज में होता है, किस भौतिक अवस्था में होता है, द्रव अवस्था में। एकमात्र धातु जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, उत्तर है पारा। कई बार एग्जाम में पूछ चुका है। ठीक है, धातु प्रायः कठोर होते हैं, कठोर होते हैं ना धातु, लेकिन इसके भी अपवाद हैं। जैसे सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, ये तीन नाम याद रख लो।
ये धातु होने के बावजूद कठोर नहीं होते, मुलायम होते हैं। ठीक है, तो धातु प्रायः ठोस होते हैं, अपवाद पारा है जो कि द्रव अवस्था में पाया जाता है। धातुएं प्रायः कठोर होती हैं, लेकिन सोडियम, पोटेशियम, लिथियम कुछ ऐसी धातुएं हैं जो मुलायम होती हैं। ठीक है, अधातु की बात करें तो अधातु जो होता है ना, ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्था में पाया जाता है। धातु प्रायः ठोस होते हैं एक्सेप्ट पारा, लेकिन अधातु ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्था में पाए जाते हैं। एग्जाम्पल मैं आपके सामने रख रहा हूं। ठोस अधातु का एग्जाम्पल है कार्बन। कार्बन ठोस होता है लेकिन अधातु है। द्रव अधातु का एग्जाम्पल है ब्रोमीन। ब्रोमीन एक अधातु है जो कि द्रव अवस्था में पाई जाती है। और गैस में तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ये सभी अधातु हैं और गैस के फॉर्म में पाए जाते हैं। तो मेटल ठोस होते हैं केवल पारा को छोड़ करके, लेकिन जो नॉन मेटल होते हैं, अधातु होते हैं, वो ठोस भी होते हैं, द्रव भी होते हैं, गैस भी होते हैं। ठोस का एग्जाम्पल मैंने कार्बन बताया, द्रव का एग्जाम्पल मैंने ब्रोमीन बताया। एग्जाम में पूछता है, ब्रोमीन को पूछ चुका है। ब्रोमीन एक द्रव अधातु है। और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन ये सभी गैस फॉर्म में होते हैं और ये क्या है आपके अधातु। और गुण देखें, ठीक है। अगला गुण हम देखते हैं किसका, धातु का। धातु जो होते हैं बेटा, विद्युत और उष्मा के सुचालक होते हैं, कंडक्टिविटी पाई जाती है इसमें। लेकिन इसका एक अपवाद है, लेड। लेड एक धातु है बट विद्युत का, उष्मा का कुचालक होता है। तो अपवाद एग्जाम में पूछता है ना, निम्न में से कौन सी धातु विद्युत या उष्मा की कुचालक होती है। आंसर लेना है क्या आपका, लेड। बाकी सारी धातुएं जो हैं वो विद्युत और उष्मा की क्या होंगी, सुचालक होंगी। ठीक है, अधातु की बात करें, मैं थोड़ा सा हट जाता हूं नहीं तो आप देख नहीं पाओगे इधर जो मैं अभी लिखूंगा उसको। ठीक है, देखिए अधातु प्रायः विद्युत और उष्मा के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। लेकिन इसका अपवाद है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जिससे पेंसिल की नीब बनती है, जिसको आप सीज बोलते हैं साधारण भाषा में। ठीक है, तो वो जो ग्रेफाइट होता है ना, वो एक अधातु है, इसके बावजूद वो विद्युत का क्या होता है, आपका सुचालक होता है। साधारणतया अधातु विद्युत के कुचालक होते हैं, लेकिन अपवाद है ग्रेफाइट जो अधातु होते हुए भी विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। ठीक है, अगला मैं आपको इसका गुण बताता हूं धातु का। धातुएं सोरेनिक होती हैं। सोरेनिक कहने का मतलब क्या होता है, इनको पटकने पर ध्वनि निकलती है, खन खन की आवाज आती है। कोई सिक्का फेंकोगे, चांदी का, तांबा का या नॉर्मल कोई भी सिक्का, तो उसको पटकोगे तो क्या निकलती है, ध्वनि निकलती है, खनखनाहट आती है। उसी को कहते हैं सोरेनिक। तो धातुएं सोरेनिक होती हैं, पटकने पर ध्वनि निकलती हैं। लेकिन कार्बन को, ब्रोमीन को, ऑक्सीजन को पटकोगे तो ध्वनि निकलेगी क्या, नहीं निकलेगी। तो अधातु क्या होते हैं, सोरेनिक नहीं होते। और भी धातु और अधातु के बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, लेकिन उसको हम धातु और अधातु वाले चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे तो हम तत्व, यौगिक और मिश्रण पढ़ रहे हैं। क्योंकि तत्व धातु और अधातु दोनों प्रकार के होते हैं, इसीलिए हमने यहाँ पे धातु और अधातु को थोड़ी मात्रा में देखा। ठीक है, आगे बढ़े। तो इतनी सारी चीजें आपको तत्वों के बारे में याद रखनी है। अब हम अगले अवस्था की ओर बढ़ते हैं, जो कि पदार्थ की अगली अवस्था है, जो कि है आपका यौगिक। यौगिक को क्या कहा जाता है इंग्लिश में, यौगिक को कहते हैं बेटा कंपाउंड। ठीक है, अब यौगिक क्या होता है, जब दो या दो से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाएं। दो या दो से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में, ना यहां पे निश्चित अनुपात वर्ड मेन ध्यान रखना, तो वो क्या बनेगा, यौगिक बनेगा। ठीक है, जब दो या दो से अधिक तत्वों को निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है तब आपका यौगिक बनता है। और जब दो या दो से अधिक तत्व मिला करके यौगिक बन जाते हैं तो ये किसी साधारण विधि के द्वारा अलग नहीं कर सकते, इसको आसानी से अलग नहीं किया जा सकता। इसके लिए कोई भौतिक विधि या कोई रासायनिक विधि, अच्छी किसी विधि का यूज करके इसको सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, और यौगिक की खासियत क्या होती है कि यौगिक तो तत्वों से मिलकर के बन रहा है ना,
लेकिन जिन तत्वों से मिल करके ये बनता है उससे यौगिक के गुण बिल्कुल भिन्न होते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाता हूं इसको। यौगिक का एक गुण ये है कि यौगिक जिन तत्वों से मिल करके बनता है उनसे उनके गुण बिल्कुल भिन्न होते हैं। उदाहरण के लिए यहां पे एक यौगिक लेते हैं जो कि है NaCl, सोडियम क्लोराइड, साधारण नमक, जो Na और Cl से मिलकर के बनता है। सोडियम और क्लोरीन से मिलकर के बनता है सोडियम क्लोराइड NaCl, जो कि एक साधारण नमक है। अगर हम इनकी प्रवृत्ति देखें, सोडियम की प्रवृत्ति कैसी होती है? सोडियम एक विस्फोटक होता है। क्लोरीन की प्रवृत्ति कैसे होती है? क्लोरीन एक विरंजक होता है, रंग छुड़ा देता है। जबकि NaCl की प्रवृत्ति कैसी है? NaCl को तो हम खाते हैं, साधारण नमक है। तो आप साधारण नमक देख रहे हो, एक विस्फोटक और विरंजक से मिलकर के बन रहा है। इसीलिए मैंने कहा कि यौगिक जिन तत्वों से मिलकर के बनता है उनसे उसके गुण बिल्कुल क्या होते हैं? भिन्न होते हैं। ठीक है, विस्फोटक और विरंजक ये मिल करके क्या बना रहा है? साधारण नमक बना रहा है। तो गुण बिल्कुल क्या हुए? आपके भिन्न हुए। एक एग्जांपल और देता हूं, पानी का। H2 और O2 को मिला करके क्या बनता है? H2O बनता है, पानी बनता है। हाइड्रोजन एक गैस है, ऑक्सीजन भी एक गैस है, जबकि H2O क्या है? आपका एक द्रव है। तो 2:1 में मिलाकर के इसको बनाए, एक फिक्स अनुपात में। 2:1 हाइड्रोजन का लिए, 1:1 ऑक्सीजन का लिए, 2:1 में इसको मिला करके हमने बना दिया H2O, पानी, द्रव। जबकि जिससे मिलकर के बना है उससे इसके गुण बिल्कुल भिन्न है, क्योंकि वो तो गैसेस है। तो दो गैसेस मिलकर के क्या बना दिए? द्रव बना दिए। इसीलिए कहा कि यौगिक जिन तत्वों से मिलकर के बनते हैं उनसे उनके गुण बिल्कुल भिन्न होते हैं और एक निश्चित अनुपात में ही मिला करके इनको बनाया जाता है और इनको आसानी से किसी साधारण विधि से इनको अलग नहीं किया जा सकता। ठीक है, यौगिक को अच्छे से याद रखो। रीजन अभी मैं आपको मिश्रण बताने वाला हूं, लगभग सेम ही है, माइनर डिफरेंस है, इसीलिए अच्छे से इसको पढ़ो। ठीक है, आगे बढ़े। अगला जो है वो है आपका मिश्रण या मिक्सचर। ठीक है, मिश्रण की परिभाषा भी बचपन में आप वही पढ़ते हुए आ रहे होंगे। दो या दो से अधिक तत्वों को या यौगिक को मिला दे तो मिश्रण बनता है। सही है, लेकिन इसमें निश्चित अनुपात वर्ड नहीं होगा। किसी भी अनुपात में जब दो या दो से अधिक तत्वों को या यौगिक को आप मिला दोगे तब वो मिश्रण बनेगा। निश्चित अनुपात में मिलाओगे तब तो वो यौगिक कहलाएगा। तो पहला डिफरेंस यही है कि दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक को किसी भी अनिश्चित अनुपात में मिलाने पर क्या बनता है? मिश्रण बनता है। और जैसे मैंने यौगिक में बताया था कि यौगिक को किसी भी साधारण विधियों से अलग नहीं कर सकते, मिश्रण में ऐसा नहीं है। ये साधारण किसी भी भौतिक प्रक्रिया द्वारा एक दूसरे से अलग किए जा सकते हैं। आसानी से इनको पृथक किया जा सकता है मिश्रण को। ठीक है, दूसरा चीज, यौगिक पढ़ाने के दौरान मैंने आपको बताया कि मान लो दो तत्व हैं, एक तत्व ये है, एक तत्व ये है। इन दोनों तत्वों को हमने निश्चित अनुपात में मिलाया तो बना यौगिक। लेकिन यौगिक अपने तत्वों के गुणों से बिल्कुल क्या होते हैं? भिन्न होते हैं। मैंने सोडियम क्लोराइड का एग्जाम्पल दिया भाई कि एक सोडियम विस्फोटक है, क्लोरीन विरंजक है, वो मिलकर के बना दिए साधारण नमक। H2 का एग्जाम्पल दिया, हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, दोनों मिलकर के बनाए H2 जो कि द्रव है। बट मिश्रण में ऐसा नहीं होता। मिश्रण जिन तत्वों से या जिन यौगिकों से मिलकर के बना होता है, मिश्रण में उनके गुण दिखाई देते हैं। तो मिश्रण में उपस्थित तत्व या यौगिक के गुण नहीं बदलते हैं। ठीक है, याद रहेगा ये सारी चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण, एग्जाम में डायरेक्ट पूछी जाती हैं। अब इसको भी एग्जाम्पल देके समझाओ। साधारण साधारण इसके एग्जाम्पल हैं, जैसे नमक का घोल, चीनी का घोल, समुद्री जल। नमक का घोल में क्या? नमक और पानी। ठीक है, तो नमक नमकीन है, पानी द्रव है। नमक का घोल में कोई दूसरा चीज बना क्या? नहीं बना। चीनी का घोल देख लो, समुद्री जल देख लो। ठीक है, मसाले वगैरह हो गए, बारूद हो गया, मिट्टी हो गया, जितने भी एलॉयज हैं, एलॉयज मतलब मिश्र धातुएं, मेटल में इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे।
ये सभी मिश्रण के उदाहरण हैं जो किसी भी अनुपात में मिला करके बनाए जाते हैं और इनको साधारण विधियों से हम अलग कर सकते हैं। जैसे नमक का घोल में आपको अलग करना है नमक को और पानी को, तो उबाल दो, आसवन विधि से पानी अलग हो जाएगा और बच जाएगा आपका नमक। सेम चीनी भी वैसा हो सकता है, सेम समुद्री जल भी ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो ये क्या होता है कि साधारण विधियों से इनको अलग किया जा सकता है। ठीक, तो ये हो गया मेन यौगिक और मिश्रण में डिफरेंस। अब मिश्रण में मैंने कहा कि मिश्रण को साधारण विधियों से हम अलग कर सकते हैं, और तो ये मिश्रण को अलग करने की जो विधियां है ना, यही एग्जाम में क्वेश्चन पूछी जाती हैं और आपके सिलेबस में भी यही है। ठीक है, मिश्रण को अलग करने की विधियां, तो मिश्रण को अलग करने की हमको जो है कुछ प्रमुख विधियां पढ़ना है जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछी जाएंगी। ठीक है, जिसमें से 4 प्रमुख विधि आपको याद रखना है। एक होता है क्या, क्रिस्टलन, क्रिस्टलाइजेशन। दूसरा होता है आसवन, डिस्टलाइजेशन। तीसरा होता है प्रभाजी आसवन, फ्रैक्शनल डिस्टलाइजेशन। और चौथा होता है ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन। तो क्रिस्टलाइजेशन, डिस्टलाइजेशन, फ्रैक्शनल डिस्टलाइजेशन और सब्लिमेशन, क्रिस्टलन, आसवन, प्रभाजी आसवन और ऊर्ध्वपातन, ये क्या चीज है, मिश्रण को अलग करने की क्या है, विधियां हैं। ठीक है, तो इसको मैं कवर करूंगा अगले लेक्चर में, इसी में लूंगा, तो फिर क्लासेस क्या हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्लास में बेसिकली हमने क्या देखा, इस क्लास में हमने देखा द्रव्य, द्रव्य की अवस्थाएं, और द्रव्य की अवस्थाएं रासायनिक आधार पर आपका जो होती हैं वो होती हैं तत्व, यौगिक और मिश्रण। भौतिक आधार पर होती हैं ठोस, द्रव और गैस। फिर हमने तत्व को देखा, तत्व में फिर धातु अधातु को समझा, यौगिक को देखा, मिश्रण को देखा, और मिश्रण में हमने मिश्रणों को अलग करने की विधियां, केवल नाम अभी आपके सामने रखा हूं, इसके बारे में डिटेल हम कंटिन्यू करेंगे अगले लेक्चर में। ठीक है, जितनी भी चीजें मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ छांट छांट के पढ़ा रहा हूँ, कोई भी टॉपिक जो है आपको मिस नहीं करना है। अगर एक बार में चीजें दिमाग में नहीं बैठती तो वीडियो को रिवर्स करो, पीडीएफ को निकालो, पढ़ो। ठीक है, निश्चित तौर पे ढेर सारे क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में यहाँ से बनने वाले हैं। ठीक है, तो फिर से मैं वही कहूंगा कि जो छात्र पहली बार हमारा क्लास देख रहे हैं, इस निःशुल्क ऑनलाइन बैच को ज्वाइन कर लीजिए, जिसमें क्लासेस के लिंक के साथ साथ जो मैं पढ़ाता हूँ वो सारा एज अ पीडीएफ नोट्स के रूप में जो है वो आपका दिया जाता है। इसके लिए क्या करना है, तो बस इसके लिए आपको एक काम करना है कि स्क्रीन के नीचे जो नंबर जो है दिखाई दे रहा है, उस नंबर पे आपको व्हाट्सअप करना है 9691192359 पे, अपना नाम और प्रयोगशाला लिख करके आपको वहां पे निःशुल्क ऑनलाइन बैच से जुड़ने के लिए लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो विज्ञान की निःशुल्क क्लासेस के अलावा एकेडमी में जो है प्रयोगशाला परिचारक का जीएस पार्ट भी चल रहा है, बट वो निःशुल्क नहीं है, उसकी एक न्यूनतम फीस है 2990 रुपए, जिसमें छत्तीसगढ़ के साथ साथ आपका इंडियन जीएस भी जो है इंक्लूड किया गया है। अगर इसकी जानकारी चाहते हैं, पेड क्लास की जानकारी चाहते हैं, तो उसके लिए नंबर है 74709600 आपका 94। इसके अलावा भी बहुत सारे क्लासेस हैं, कोर्सेस हैं जो एकेडमी में रन हो रहे हैं। इन ऑनलाइन कोर्सेज की भी जानकारी आपको इस नंबर पे जो है मिल जाएगी। बाकी निःशुल्क बैच के लिए जो नंबर है वो स्क्रीन के नीचे यहाँ पे जो है वो आपका दिखाई दे रहा है, उस पे आपको करना है। ठीक है, मिलता हूं मैं आपको अब अगले लेक्चर में, अर्थात हमारे फिजिक्स के लेक्चर में या आगामी लेक्चर में। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।